देखो इधर फर्स्ट यूनिट अपने को पढ़ानी है, कौन सी यूनिट बची हुई है, फर्स्ट। अब एक बार आप सिलेबस देख लो, मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में आइडिया दे दूं, बार बार में आप परेशान होते रहते हो सिलेबस क्या है सिलेबस क्या है, ठीक है। बुकलेट में भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जो अपनी बुकलेट बनाई गई है, ठीक है ना, वो बेटा लास्ट जो ईयर थी ना उसके दोनों सेमेस्टर ना उसके बेस पे है। एक सेमेस्टर में आप देखोगे आगे वाला पोर्शन, उसमें आप देखोगे एल्गी भी है, ब्रायोफाइट्स है, फंगस है और टेरिडोफाइट है, कुछ पोर्शन किसका है, जिम्नोस्पर्म का, ठीक है, एंजियोस्पर्म का भी। और उसके बाद जो आधी बची हुई है ना उसमें आप देखोगे फर्स्ट यूनिट सेल बायोलॉजी की थी, फिर डीएनए वाली भी है, उसमें उसमें कुछ जेनेटिक्स है, तो वो उस बेस पे बनाई गई है। बट इस सेमेस्टर के हिसाब से जो पढ़ा रही हूँ ना आपको, उसमें देखो बेटा अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो इसमें 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 4। 4 में से आप देखोगे हमने 3 पढ़ ली है। देखो इसमें थर्ड वाली यूनिट मैंने क्लियर करवा दी। देखो एल्गी है, ठीक है ना, यहाँ पे प्लांट किंगडम के बारे में हमने थोड़ा बेसिक आइडिया ले लिया है, एल्गी के बारे में जितनी चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है ना बेटा। लाइकिन वाला छोटा सा टॉपिक है, टाइम मिलेगा तो इसको करवा देंगे। फंगस भी पढ़ लिया हमने, ठीक है, ये 4th यूनिट में। और ब्रायोफाइट्स भी क्या कर लिया है, क्लियर, ठीक है ना। तो थर्ड और फोर्थ किसके हैं देख लो, अभी सिलेबस देख लो बेटा। थर्ड में कौन कौन है, एल्गी और लाइकेन। फोर्थ में कौन कौन है यहाँ पे, फंगस और ब्रायोफाइट्स। क्लियर है बात। अभी हमने सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कर ली। देखो बेटा न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लिया, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसके लिए एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे वो भी हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए, ठीक है ना। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, ग्रिफिथ ने कैसे किया था ये। साथ ही साथ हर्श एंड चेस ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़नी है, इसकी क्या फंक्शन है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएनए है, एमआरएनए है, टीआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इनके बारे में पढ़ लिया। ऐसा कोई टॉपिक इसमें नहीं पढ़ा, हमने पढ़ लिया ना बेटा। फिर देखो क्रोमोजोम के बारे में बता रखा है, क्रोमोजोम नंबर क्या है, कितने होते हैं, जैसे अलग अलग स्पीसीज के अंदर आप देखोगे, ह्यूमन के अंदर देखे, जैसे कि किसी प्लांट के अंदर देख रहे हो, ड्रोसोफिला के अंदर देख रहे हो, क्रोमोजोम के नंबर कितने, स्ट्रक्चर देखी इनकी, फंक्शन क्या काम करते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम बेटा, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ये भी हमने देखा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। क्रोमोजोम ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, न्यूक्लियोसोम मॉडल में डीएनए को कैसे पैक किया जा रहा है, ये भी पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। उससे ज्यादा ही पढ़ाया, कम नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। जो न्यूक्लियोसोम पढ़ाया गया ना उसमें न्यूक्लियोसोम तक याद कर लेना, आपको याद नहीं रहे तो, और अच्छी बात है कि आप अगर आप याद आगे तक रखते हो, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम, लैम्ब्रूस एंड पोलिटीन, ये आप बुकलेट में है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। देखो सेल डिवीजन फेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल, ठीक है ना, कौन कौन सी है आप देखोगे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस को हमने पढ़ लिया है, प्रोफेज पढ़ी है, इंटरफेज पढ़ी है सभी के लिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ये भी क्लियर कर लिया बेटा। मियोसिस फर्स्ट की भी 4 ही फेज थी और मियोसिस सेकंड की कितनी थी, 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, प्लाज्मेटा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर क्या है, थोड़ा ब्रीफ पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी दिया है, ये 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये 5 में होना चाहिए, ये 6 में, और तुम पढ़ते पढ़ते 10 दिन लगवा देते हो, जो 6 दिन का है ना उसमें 10 दिन लगवा देते हो, ये करते हो ना। तो इसलिए चीजों को ऑब्जर्व क्या करो, इतना ही पढ़ना है जितना हमें दे रखा है, चीजें तो बहुत एक्सटेंडेड है, बहुत सारी है, बस बताना इतना है जो आपके सिलेबस में आएगा, और मैं भी आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जितना सिलेबस में आएगा, इससे बाहर मैं भी नहीं जा सकती, ठीक है। अब बच गई कौन सी बेटा, फर्स्ट यूनिट, जो हमें आज शुरू करेंगे हम, ये पूरी की पूरी सेल के बारे में, किसके बारे में, सेल के बारे में, ठीक है। सेल क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, किस तरीके से काम कर रही है, ऑर्गेनल्स किस तरीके से, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, क्या काम करते हैं, सब इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो इधर पहला टॉपिक है बेटा सेल एंड साइटोस्केलेटन, ठीक है ना, टॉपिक का नाम क्या है, सेल एंड साइटोस्केलेटन। सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, सेल के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर में काम आ रही है, फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। देखना आपको प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है। प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट की सेल को भी देखना है और आपको एनिमल की को भी देखना है, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री स्टेज फंक्शन ऑफ प्लांट सेल वॉल, सेल वॉल की जो जो पाई जाती है प्लांट के ऊपर, इसकी क्या क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें देखना है, क्या काम करती है, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन,
क्या क्या इसके अंदर होता है, ये जो मॉडल दिया था किसने दिया था, किस तरीके से मतलब क्या प्रेजेंट है, सारी चीजें देखनी है तो टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा वो अंदर कैसे जाते हैं बाहर कैसे जाते हैं। इसमें देखो पैसिव एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, एंडोसाइटोसिस है और एक्सोसाइटोसिस, ये टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आ जाएंगे बट एक बार सिलेबस देख लो। न्यूक्लियस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है ये भी पढ़ना है आपको। न्यूक्लियर लैमिला, मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे ये भी आपको देखना है। फिर टॉपिक आ जाता है बेटा साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस केंद्रिका के बारे में पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक कौन सा आ जाता है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ने, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। अगला बचा हुआ यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स, क्या बचा हुआ है, सेल ऑर्गेनल्स। क्लोरोप्लास्ट क्या है इसके बारे में पढ़ोगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, स्ट्रक्चर क्या है इनकी, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फंक्शन क्या है, सारी चीजें पढ़ने। सेमी ऑटोनोमस नेचर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का, ये भी आपको देखना है। लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, इनके बारे में पढ़ना है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ना बेटा इनकी स्ट्रक्चर देखनी है, क्या काम है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखना है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है किस तरीके से काम कर रही है। टाइप एंड स्ट्रक्चर भी बात करनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। गोल्जी एपरेटस, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन के ऊपर शुगर कैसे ऐड की जाती है ये भी हमें देखना है। प्रोटीन सोर्टिंग, प्रोटीन की कैसे छटनी की जाती है कि प्रोटीन बन गई कौन सी हमें रखनी है। एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस, ईआर से गोल्जी तक प्रोटीन कैसे भेजी जाती है उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट के अंदर सिलेबस है, ठीक है, यही सिलेबस है बेटा। ये फर्स्ट यूनिट हो गई अपनी, सेकंड हो गई और थर्ड और ये लो फोर्थ, ठीक है। अब ये कुछ प्रैक्टिकल का देख लो बेटा, ये प्रैक्टिकल सिलेबस देखो, मैं बार बार बता रही हूँ, वैसे फाइल जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बची हुई है एक पोर्शन की, बाकी तो कर लिया इन्होंने, आपकी तो हो ही गई होगी, कर लो, नहीं हुई तो एग्जाम में बैठे बैठे देखोगे फिर सकल। देखो बेटा प्रैक्टिकल में देखो सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखना है, ये तो सिलेबस डाल रखा है ना, देख लिया होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत है, करूं मैं वापस से शुरू, क्लास शुरू कर दूं, ठीक है। ये सिलेबस है देखो यहाँ पे, एल्गी, लाइकेन, फंगस और ब्रायोफाइट्स, ये सेल के बारे में पूरा, ठीक है। देखो टॉपिक अपना सेल, ठीक है, गुनगुनाना कर दो बंद, ठीक है, आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। टॉपिक अपना सेल, सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, क्या है सेल, जानते हो आप सेल क्या है, व्हाट इज सेल, सेल जानते हो, बताएगा कोई मुझे। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसकी बात कर रहे हो आप। देखो थोड़ा जिसने भी जिसको आइडिया उसने बताया, अब सुनो आवाज नहीं, देखो ये जो स्लाइड है बेटा, इस स्लाइड पे आप देख रहे हो, आपको देखो सेल्स दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है सेल्स, देखो इसके अंदर ये एक सेल्स दिखाई दे रही है, दूसरी दिखाई दे रही है, ये तीसरी दिखाई दे रही है, यहाँ पे चौथी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही। अब सेल की बात कर लेते हैं, सेल है क्या, ठीक है ना। अब तक बार बार यही बोल रहे थे कि सेल ये है सेल वो है, सुनते रहो। सेल आई कहाँ से है, यही है ना, सेल कहाँ से आई है, सेल का क्या काम है, और यूनिटी भी पूरी सेल के बारे में, एक सेल, बस एक सेल के अंदर क्या चल रहा है, सेल आगे जाके कैसे ऑर्गेनिज्म बना रही है, ठीक है। देखो सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की कैसी यूनिट है, बेसिक, ठीक है। अब सेल की अगर हम बात करते हैं बेटा, सेल की बात करोगे तो जो सेल होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन की बात कर रहे हो, प्लांट की बात कर रहे हो, जैसे आपने अमीबा को देखा होगा, ठीक है ना, अमीबा की बात कर रहे हो, किसी की बात कर रहे हो। सेल जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, कैसी यूनिट होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। पहली बात, ये जो बेसिक चीजें आपकी बुकलेट में नहीं है, इसलिए चुपचाप एक कॉपी निकालना है, एक पेन निकालना है, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ, चीजों को नोट भी करना है, ठीक है।
क्या है बेटा ये? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हो गया शुरू? निकल गई सभी की? देखो इधर वापस से सुनो। अब देखो ये दो वर्ड है इसके अंदर, मैंने एक बोला बेटा स्ट्रक्चरल, एक बोला मैंने फंक्शनल। हिंदी में बोलो तो एक होता है संरचनात्मक, एक होता है क्रियात्मक। ठीक है ना? सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कितने सारे ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखोगे आप छोटी सी छोटी इकाई होती है। कैसी है? छोटी से छोटी इकाई। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी है। अब इन दोनों वर्डों का मतलब समझो, ये कैसे बोला गया है। स्ट्रक्चरल का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे आप देखोगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे कि ये ऐसे इस तरीके से ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे, एक सेल है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, होती है नहीं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की संरचना बना रही है, कौन बना रही है बेटा? सेल बना रही। जैसे अमीबा होता है, अमीबा के पास एक ही जो इसकी बॉडी होती है ना, वो एक ही सेल की बनी हुई होती है, वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, और वो एक पूरी की पूरी क्या है? सेल भी है, और वो उसी सेल के द्वारा अपने सारे काम कर सकता है। फंक्शनल का मतलब ये पूरे काम कर सकती है, इसको रिप्रोडक्शन करना है, किस तरीके से करना है, रेस्पिरेशन कर सकती है, कर रही है नहीं कर रही, रेस्पिरेशन कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, कोई भी काम, जितने भी काम है वो सारे के सारे क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है। इसलिए इसको बोला जाता है संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, साथ ही जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी क्या कर सकती है? परफॉर्म। इसके पास वो कैपेसिटी पाई जाती। अब एक सेल को देखो, किसी भी सेल को देखो बेटा, मान लो एक सेल है, ठीक है, इस सेल की बात करें, अकेली एक सेल है, यहाँ डायग्राम जो शो हो रहा है वो कैसी सेल है बेटा? प्लांट सेल। किसकी सेल है? प्लांट सेल। अब इसे प्लांट सेल के अंदर देखिए आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ER आपको देखने को मिल रही है, न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है, केंद्रिका देखने को मिल रही है, पेरोक्सिसोम देखने को मिल रहा है, राइबोसोम है, एमाइलोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। एक सेल है, एक सेल के अंदर इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है, और ये सारे के सारे बेटा यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स है, सारे के सारे क्या है? सेल ऑर्गेनल्स। सारे के सारे फंक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब क्रियात्मक, ये कोई ना कोई काम करते रहते हैं, सेल के अंदर से चुपचाप नहीं बैठे, वो सारे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कब हमें क्या काम करना होता है, वो हमेशा कैसे रहते हैं? क्रियात्मक। ठीक है ना, आपको हर जगह आपको वो फंक्शनल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है बेटा, वो सारे के सारे यहाँ पे कैसे होते हैं? क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब सारे के सारे कोई ना कोई काम करते रहते। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफरेंट फोटोज हैं, ये फोटोज ली गई, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, इसमें भी इस डायग्राम में देखो आपको ये एक सेल दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी दिखाई दे रही है, ये एक अकेली सेल है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपको क्या दिखाई दे रही है? सेलुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये सेल है, इसको किसने खोजा, किसने देखा? ठीक है, सेल जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है। किसका काम करती है? बिल्डिंग ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आप दीवार बना रहे हो, क्या बना रहे हो? दीवार, वॉल बना रहे हो, ठीक है ना, और वॉल किससे बना रहे हो? ईंट से तो बना रहे होंगे ना। ऐसे बहुत सारी आपने ईंट लगाई होंगी, और ईंट लगा के पूरी एक क्या बना दी? दीवार। ऐसे आप देखोगे, ऐसे जो सेल जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, आप देखोगे उसकी पूरी बॉडी का क्या कर देती है? फॉर्मेशन। प्लांट की बात करो चाहे एनिमल की बात करो, किसकी बात कर रहे हो आप? ठीक है ना, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनाती है वो पूरी की पूरी कौन बना रही है? सेल। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग ब्लॉक। क्या बोला जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक। क्यों कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, एक तो है नहीं,
सभी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनी हुई है वो सभी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। हो सकता है जिसकी एक सेल स्ट्रक्चर होगी, जो एक कोश के जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वहां पे आपको एक सेल देखने को मिल सकती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास आपको एक से ज्यादा क्या देखने को मिलेंगी? सेल। ठीक है ना। जैसे यूनिसेलुलर की बात करें तो अमीबा जो होता है, अमीबा कैसा होता है बेटा? यूनिसेलुलर। उसकी जो बॉडी बनी हुई है, उस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनी हुई है वो एक सेल से मिलकर बनी हुई है। आप ह्यूमन की बात कर रहे हो, प्लांट की बात कर रहे हो, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, सभी के अंदर आपको मल्टी सेलुलर क्या देखने को मिलती है? स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो इसको आप क्या बोलते हो? बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हो। ठीक है ना। जिस तरीके से ईंट के द्वारा आप एक दीवार बना रहे हो, ऐसे बहुत सारी सेल्स मिलकर पूरे ऑर्गेनिज्म की क्या बना देंगी? बॉडी का क्या कर देंगी? फॉर्मेशन। इसमें हाँ, बट ये जरूरी भी नहीं है। हाँ, ये जरूरी भी नहीं है ना, ये जरूरी भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, हटाओ इसको। ठीक है, जो जो चीजें मैं नोट कर रही हूँ उसको लिखना है आपको। ठीक है। अब ये जो सेल है, इस सेल अभी मैंने इसका तो हो गया ना बेटा। सेल जो है बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्कवरी। ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को सबसे पहले किसने देखा, किसने खोजा? पता नहीं था बेटा, किसने खोजा सबसे पहले? अब आपको तो पता है कि सेल होती है, अब पहले पता नहीं था, तो सबसे पहले किसने देखा था? डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले जो सेल थी उसको 1665 के अंदर किसने देखा था बेटा? रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। अब रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो एक प्लांट सेल थी। कैसी सेल थी? प्लांट सेल। इन्होंने जो सबसे पहले देखा, और प्लांट सेल भी कौन सी थी? कोर्क। क्या होती है? कोर्क। कोर्क जानते हो क्या होता है? कोर्क। इन्होंने कौन सी सेल देखी थी बेटा? प्लांट सेल। ठीक है। और प्लांट सेल भी कौन सी थी? कोर्क सेल। कौन सी सेल थी? कोर्क सेल। कोर्क जानते हो। और ये भी कैसी थी? डेड। कैसी थी? डेड, मरी हुई थी, जीवित नहीं थी। सेल जीवित होती है, मरी हुई भी होती है। आपके अंदर सारी कैसी है? जीवित है, मरी हुई? जीवित है, मरी हुई भी है। तो कोर्क जानते हो? कोर्क, ये बताओ, कोर्क जानते हो नहीं जानते? जानते हो तो बताओ मुझे क्या है कोर्क? इनर पार्ट होता है कोर्क। बार्क नाम सुना है? बार्क, बार्क, BARK, बार्क। छिडा सुना है? छिडा नाम सुना है? एक होता है बेटा बार्क। प्लांट को ऐसे बोलते हैं ना, इसका इसका तो छीडा उतर गया, बोलते नहीं? तुम्हारी गांव की लैंग्वेज में हम बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं अक्सर, ऐसे बोलते हैं ना, एक छीडो उतार दो। तो वो छीडा क्या है? बार्क। वो छीडा क्या है? बार्क। आवाज नहीं, जितना कहा जा रहा है उतना सुन लो चुपचाप। तो ये बार्क जो होती है ना बेटा, बार्क, इसके अंदर ही थी एक सेल। मतलब कोर्क जो होती है ना, कोर्क आप देखोगे जब प्लांट के अंदर साइज बढ़ता है ना बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्लांट के अंदर दो दो प्रकार से साइज बढ़ता है, एक लंबाई बढ़ती है, एक क्या हो जाती है? उसकी ग्रिथ बढ़ता है, चौड़ाई बढ़ती, मोटाई बढ़ती। ठीक है ना। एक बार प्राइमरी ग्रोथ होती है, जो हाइट बढ़ रही है ना बेटा उसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ, और जब चौड़ाई बढ़ती है ना प्लांट की उसको बोला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बोला जाता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना जब, उस टाइम डेवलप होता है कोर्क। क्या डेवलप होता है? कोर्क। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो सबसे पहले सेल को देखा था वो कौन सी सेल थी? कोर्क सेल। और कोर्क सेल भी किसकी थी बेटा? प्लांट की। और ये कैसी थी? डेड सेल थी। छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। कौन सी सेल देखी थी? कोर्क सेल। कैसी थी बेटा? डेड। और इसने देखा ये जो कोर्क सेल थी वो हनी कॉम्ब लाइक दिखाई दे रही है। मधुमक्खी का जो छाता होता है, हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब लाइक आपको देखने को मिलेगी। ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिली थी, ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही थी। और ये इसको सेल नहीं दे पाए नाम, जब इन्होंने देखा हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छाते की जैसी क्या दिखाई दे रही थी? संरचना। इन्होंने इस हनी कॉम्ब को नाम दिया था सेलुला। क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? सेलुला। पता होना चाहिए आपको, पूछा जाए सेलुला नाम किसने दिया था? आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। सबसे पहले किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा? 1665 में। किसको देखा था? कोर्क सेल को। कैसी सेल होती है? डेड। कैसी दिखी इनको? हनी कॉम्ब जैसी। ठीक है ना। और इनको नाम क्या दे दिया? सेल। चली रही बात। उसके बाद आप देखोगे 1674 के अंदर आए
कौन आए थे यहाँ पे? एंटोन वोन ल्यूवेनहोक। कौन आए थे बेटा? एंटोन वोन ल्यूवेन। इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। किसको देखा था बेटा? लिविंग सेल। ठीक है ना? 1674 के अंदर, 65 के अंदर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा, फिर 1674 में आए थे एंटोन वोन ल्यूवेनहोक। साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वोन ल्यूवेनहोक। इन्होंने कौन सी सेल को देखा था? लिविंग सेल को देखा था। सबसे पहले किसको देखा बेटा? लिविंग सेल। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो देखी गई थी वो सेल डेड थी। बाद में जब एंटोन वोन ल्यूवेनहोक आए, उन्होंने किसको देखा था? लिविंग सेल को। क्लियर ये बात? ये बात क्लियर है? इतना ही आपको याद रखना है। लिख लिया? हटाओ स्लाइड को, लिखते रहा करो तुम साथ साथ जो चीजें मैं बोलती हूँ, बेसिक चीज। अगली स्लाइड देखिए। अब देखो इधर, अब जो यहाँ पे वैसे अपने टॉपिक में, अपने सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, सेल थ्योरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेल थ्योरी। ठीक है ना? सेल थ्योरी अपने टॉपिक में पढ़ना नहीं है अपने को, सेल थ्योरी दिया हुआ नहीं है सिलेबस में, पर थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे एंटोन वोन ल्यूवेनहोक के बाद में 1838 और 39 में सेल थ्योरी दी गई। क्या दी गई बेटा? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी दी किसने दी? एम.जे. स्लाइडेन एंड स्वान ने। किसने दी थी बेटा? स्लाइडेन और स्वान ने। दोनों ने मिलकर क्या दी थी? सेल थ्योरी। ये दोनों उस टाइम एक साथ काम कर रहे थे, दोनों ही एक साथ काम कर रहे थे। एक काम कर रहा था प्लांट सेल पे, एक काम कर रहा था किस पे? एनिमल सेल पे। अब ये जो स्लाइडन था बेटा, ये काम कर रहे थे प्लांट सेल पे। किस पे काम कर रहे थे? प्लांट पे। ठीक है? और स्वान थे, वो किस पे काम कर रहे थे? एनिमल सेल। ठीक है? दोनों एक ही टाइम पे काम कर रहे थे। स्लाइडन थे, वो प्लांट सेल पे काम कर रहे थे, और स्वान थे, वो किस पे काम कर रहे थे? एनिमल सेल। और दोनों ने ही मिला के एनिमल और प्लांट सेल के बेस पे ही क्या दे दी? सेल थ्योरी। इन्होंने क्या कहा? अब ऐसे पूरी सेल थ्योरी पढ़नी नहीं है, बट एक दो लाइन का अंदाजा ले लेते हैं हम क्या कहते हैं। इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। किसने कहा? स्लाइडन और स्वान। ठीक है ना? क्या कहा? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है? किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल्स। और ये तो पता ही है, सेल जो होती है वो फंक्शनल यूनिट भी होती है लाइफ की, और कैसी होती है बेटा? स्ट्रक्चरल यूनिट। किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखोगे, सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल। ऐसा किसने बोल दिया? स्लाइडन और स्वान। ठीक है? अब इतना ही पढ़ना है सेल थ्योरी के बाद में, और ज्यादा चीजें नहीं पढ़ती। अब इन्होंने क्या कहा? देखो बेटा, जो सेल है, सेल जो होती है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल भी हो सकती है, और किसी के अंदर एक से ज्यादा भी हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती? जैसे आप देखो, इन्होंने कहा ये जो सेल है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, और ये जो सेल है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको एक देखने को मिलेगी, और किसी के अंदर आपको एक से ज्यादा देखने को मिलेगी। या तो सेल वन होगी, या कैसी होगी? मोर देन वन, या आपको एक से ज्यादा देखने को मिलेंगे। यही तो है कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं। हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल और किसी के अंदर एक से ज्यादा हो। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर। क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिनके अंदर एक से ज्यादा है उनको क्या बोला जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है? यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया को देखो आप, बैक्टीरिया के अंदर एक सेल होती है, अमीबा है, अमीबा के अंदर भी क्या है? एक ही सेल है या नहीं? ऐसे आप देखो मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स की बात, जैसे एनिमल्स की बात कर लो, आप प्लांट्स की बात कर लो, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर। ह्यूमन जो होता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है? ऐसा किसने बता दिया यहाँ पे? स्लाइडन और स्वान। ठीक है ना? वैसे डेट ध्यान रखना, सेल थ्योरी कब दी गई थी? 1838 से 39 में। किसने दी थी? स्लाइडन और स्वान। ठीक है? उन्होंने क्या बताया कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए, जिनके अंदर एक सेल पाई जाती है उनको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे, जिनके अंदर एक से ज्यादा पाई जाती है उनको मल्टी सेलुलर। मेरी बात। फिर उसके बाद देखो बेटा 1855 में आए रुडोल्फ विर्चो। साइंटिस्ट का नाम है क्या? रुडोल्फ विर्चो। ये क्या कहते हैं? इन्होंने सेल को यहाँ पे बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला बोला। ठीक है? इन्होंने एक ये जो थॉट लाइन दी, इन्होंने कहा क्या? इन्होंने ये कहा कि जितनी भी नई सेल बनती हैं वो सारी की सारी पुरानी सेल से बनती है। किससे बनती है? पुरानी सेल्स। ये ऐसा किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो। ठीक है ना? ऑल न्यू सेल्स अराइज
फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई सेल बनती है वो किससे बनती है? पुरानी सेल्स। कैसे बनती है? मान लो बेटा ये एक सेल है, ये क्या है? एक सेल। जब ये डिवीजन करेगी, करेगी नहीं करेगी? अब डिवीजन तो करना है ना इसको। डिवीजन हो सकता है सेल डिवीजन कर रही हो, सिंपल मानो ना आप, क्या कर रही है? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन जैसे अभी सेल डिवीजन आपको पढ़ाया गया, जैसे माइटोसिस डिवीजन किया, एक सेल से कितनी बन गई बेटा? दो सेल। कितनी बन गई? दो। ये भी आगे जाके डिवाइड करेंगे, ये भी आगे जाके दो बना लेगी, और ये भी क्या बना लेंगी? दो। ऐसे ये जो चार बनी ये भी आगे जाके डिवाइड करेंगे, आठ बना लेंगी, आठ बनेगी वो आगे जाके 16 बना लेंगी, 16 से 32। ऐसा किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने ये कहा कि जितनी भी नई सेल बनेगी, देखो बेटा यहाँ पे दो नई सेल बनी, कितनी सेल बनी? दो नई सेल। वो किससे बनी है? पुरानी सेल से। ये यहाँ पे देखो दो नई यहाँ पे बनी है, दो नई यहाँ पे बनी है, ये दोनों सेल इस पुरानी वाली से बनी है, दोनों इस पुरानी से बनी है, और ये दोनों इस पुरानी वाली सेल से। बात ये आ जाती है कि पुरानी सेल भी तो किसी से बनी होगी, है या नहीं है? तो ये कहां से आई फिर? ये कहां से आई? रुडोल्फ विर्चो ने ये तो कह दिया कि जितनी भी नई सेल बनती है वो सब किससे बनती है? पुरानी सेल्स। अब वो पुरानी सेल्स भी तो कहीं पे आई होगी, कोई एक तो होगी ना। वो एक आगे जाके दो बना रही है, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64 से बनती जा रही। अब वो एक कहां से आई? बात ये भी तो आती ना, एक सेल कहां से आई? सुना है आपने? एक दिन सेल की क्लास भी ली होगी आपने। सेल का ओरिजिन कैसे होता है पढ़ा है किसी से? किससे पढ़ा है? सर से। आ गया ना नाम याद? सेल का ओरिजिन कैसे होता है। अब ये सेल कहां से आई बेटा? ये सेल कहां से आई? इसके लिए आपको लाइफ का ओरिजिन पढ़ना पड़ेगा, लाइफ का इवोल्यूशन में जाना पड़ेगा। आपको कूद जाओ, उद्भव जो विकास हो रहा है ना, इवोल्यूशन, उसमें कूदना पड़ेगा, फिर पता लगेगा कि एक सेल कहां से निकल के आई। ठीक है? बहुत सारी इंटरेक्शन हुई है, ऐसी चीजें नहीं बनी, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या हुआ होगा वहां पे, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हुई होगी, और तब एक सेल को बनाया गया। अच्छा ये बताओ मुझे, प्रोकैरियोटिक सेल पहले आई थी, यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे पता कर सकते हो आप? प्रो का मतलब पहले, ऐसे पता कर सकते हो, और यूकैरियोटिक सेल बाद में आई। ठीक है? तो इतना थॉट आपको ध्यान रखना है। रुडोल्फ विर्चो आए, उन्होंने ये कहा कि जितनी भी नई सेल बनती है बेटा वो किससे बनती है? पुरानी सेल से बनती। ऐसा किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। और ये पुरानी सेल कहां से बनी? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लाइफ ऑफ ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। अभी वो यहाँ पे तो हम पढ़ नहीं सकते, थर्ड सेमेस्टर में टॉपिक है अपने, जैसे थर्ड सेमेस्टर में जाओगे ना तब पता लगेगा आपको एक जो सेल है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तब तक आपको वेट करना है थोड़ा, बोलते सब्र का फल मीठा है, आप वेट करते रहो। हाँ 12th में भी आप पढ़ के आए होगे, पढ़ा है, अच्छी बात है, पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो आप किसमें पढ़ोगे? थर्ड सेमेस्टर। ठीक है? इस स्लाइड से सारी बातें क्लियर? ठीक है? इतना ही ध्यान रखना बस, ये जो है ना, ये जो डेट दे रखी है इनको ध्यान रखना है, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जितने भी साइंटिस्ट के नाम है ना बेटा इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है? आगे चले। अब यहाँ पे देखिए, सेल कैन बी यूकैरियोटिक और कैसी हो सकती है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है? सेल यूकैरियोटिक भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? प्रोकैरियोटिक। अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी है और यूकैरियोटिक सेल कौन कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हो, जैसे आपने देखा है किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया कैसा होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक। ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा ये भी कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। होता है नहीं होता? प्रोकैरियोटिक सेल है ना। जैसे आपने बैक्टीरिया को देखा है, आपने ब्लू ग्रीन एल्गी को देखा है, एल्गी का एक ही ग्रुप है, साइनोफाइसी के मेंबर सारे के सारे कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा ये भी कैसा है? प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे डाल भी रखा होगा, नहीं डाल रखा? ठीक है। यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक से एनिमल है, एनिमल सारे के सारे यहाँ पे कुछ जो सारे के सारे कैसे देखने को मिल रहे हैं आपको? यूकैरियोटिक। प्लांट सेल जो होती है वो सारी की सारी कैसी यहाँ पे? यूकैरियोटिक। है या नहीं है? अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है, बात क्या आ जाती है? अभी तो आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, वो एक सेल है, दो सेल है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। बात ये आती है प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। देखो प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, इनके पास क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस। ये जो सेल है अपनी, सेल के अंदर बेटा ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये किसके अंदर देखने को नहीं मिलता? प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता।
और ऑर्गेनल्स, और क्या नहीं पाए जाते इनके अंदर, ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स भी कैसे, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन का बाउंड, एक मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं ना बेटा, वो ऑर्गेनल्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाए जाते। एक्सेप्शन है। ऐसे तो फ्लोएम की सीव ट्यूब जो होती है वहां पे भी नहीं होता न्यूक्लियस, तो वो क्या है, एक्सेप्शन है। ऐसे ये तो जरूरी नहीं है यूकैरियोटिक सेल है, फ्लोएम जो है, फ्लोएम की सीव ट्यूब है, फ्लोएम कि आप देखोगे जब आगे जाके पढ़ोगे, अगर आपको याद है सीव ट्यूब जो होती है ना, सीव एलिमेंट, वहां पे भी देखोगे न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है ना। आरबीसी के अंदर भी क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस, फिर भी वो कैसी है, यूकैरियोटिक सेल। कैसी होती है, यूकैरियोटिक। ये एक्सेप्शन है बेटा, क्या है, एक्सेप्शन, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस भी नहीं देखने को मिलेगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी क्या देखने को मिलेंगे, एब्सेंट देखने को मिलेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया को देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी को देखो, और माइकोप्लाज्मा को देखो। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, जैसे प्लांट की बात करते हैं हम, फंगस है वो भी यूकैरियोटिक्स है, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स। इन्हीं के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। वेल डेवलप आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और सारे के सारे यहाँ पे आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा बेटा इसमें, प्लस आपको क्या देखने को मिलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब अगर आप बात करते हो आरबीसी की और फ्लोएम की सीव ट्यूब की, वहां पे इनके अंदर ये यूकैरियोटिक सेल होते हुए भी इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये क्या है, दोनों के दोनों एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है बेटा, अपवाद है, ठीक है ना, क्या है, अपवाद, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, और फ्लोएम की जो सीव जो ट्यूब होती है ना, सीव जो सेल्स होती है, उनके अंदर भी क्या नहीं देखने को मिलता आपको, न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दो सेल है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक होती है वो हमेशा न्यूक्लियस नहीं होगा उनके अंदर, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं होंगे, और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाएगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे। कोशिका अंगक की बात कर रहे हैं, कोशिका अंगक भी पाए जाएंगे, ठीक है, क्लियर ये बात। अब पढ़ लेते हैं हम एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब इनको डिटेल से भी तो पढ़े, क्या क्या चीजें इनके अंदर है, क्या क्या हमने देखा है, ठीक है, इनको हम पढ़ लेते हैं अब डिटेल से। हटाओ इसको बेटा, हटाऊंगे इसको, छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान में रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, नहीं फिर एग्जाम दोगे, छोटी छोटी चीजों को नोट करना है, ठीक है। बड़े तो मुझे पता है तुम कुछ भी लिख दोगे। अगला क्वेश्चन, अगला बेटा अगले स्लाइड में देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में देखना है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अभी मैंने बताया है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना तो न्यूक्लियस पाया जाता और ना ही सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है बेटा, ये डायग्राम किसका है, किसका है, किसका डायग्राम है, प्रोकैरियोटिक सेल का। किसका डायग्राम है, प्रोकैरियोटिक सेल का। और उसमें भी किसका डायग्राम बेटा, बैक्टीरिया का। किसका डायग्राम है, बैक्टीरिया, ठीक है। फिर शुरू हो गई आवाज, किस किस की आवाज हो रही है शुरू, ये जो पीछे से लाइन छोड़ के बोल्स की और आगे वाली लाइन है ना, सारे पिटोगे, देख लो, मान जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, और प्रोकैरियोटिक भी कौन सी है बेटा, बैक्टीरिया, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया का इन जनरल स्ट्रक्चर आपको लेना है, ठीक है ना, बैक्टीरिया की जनरल स्ट्रक्चर हमें देखना है, बैक्टीरिया कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने जो सेल ली है वो बैक्टीरिया की है। अब यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की भी हो सकती है, वो माइकोप्लाज्मा की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, बट हमें एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इस सेल को आप देखो, इस सेल के अंदर आपको सबसे बाहर देखो एक सेल वॉल दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, सेल वॉल।
दिखाई दे रही है यहाँ पे बाहर आपको क्या दिखाई दे रही है, सेल। एक बार इसको देख लो इसके अंदर क्या क्या है, फिर एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे, इससे पहले भी एक बेटा कैप्सूल दिखाई दे रहा है, पहले क्या दिखाई दे रहा है, कैप्सूल, फिर उसके अंदर क्या है, सेल वॉल है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, क्या दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन भी है इसके अंदर, एक यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये लो, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म। राइबोसोम भी आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डीएनए भी दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ पे पिली भी दिखाई दे रही है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लाज्मिड, ठीक है। और एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्लैजिला, क्या दिखाई दे रहा है, फ्लैजिला। इस स्ट्रक्चर में देखो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया के देखो चारों ओर एक कैप्सूल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कैप्सूल। ये कैप्सूल क्या है, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। कैप्सूल जो होता है ना बेटा, जैसे आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने देखा था जो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के बारे में बताया था। और डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन थे, एक था वायरुलेंट और एक था नॉन वायरुलेंट, याद आया। वायरुलेंट जो ऐसा बैक्टीरिया था जो कि माउस के अंदर आप देखोगे कौन सा डिजीज कोज कर रहा था, निमोनिया। और नॉन वायरुलेंट था, वो माउस के अंदर कोई डिजीज कोज नहीं करता। मैंने एक स्ट्रक्चर बताई थी, उस बैक्टीरिया के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को वो किसकी बनी हुई पाई जाती है, पॉलीसैकेराइड। किसकी बनी हुई पाई जाती है, पॉलीसैकेराइड। वो बैक्टीरिया का कैप्सूल था, क्या था बेटा, कैप्सूल। तो यहाँ पे बेटा जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के चारों ओर एक कवरिंग है, क्या है बेटा, कवरिंग। ये देखो ये पूरा का पूरा ऐसे कैप्सूल, ये स्ट्रक्चर सेल वॉल है ना, सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर बना हुआ, मान लो ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक है ना। इस सेल वॉल के बाहर आप देखोगे आपको एक कवरिंग देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, कवरिंग। इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल, क्या बोलेंगे, कैप्सूल। ये कैप्सूल जो होता है ये किसी भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन का काम करवाता है। मैंने क्या बताया था, वायरुलेंट जो बैक्टीरिया थे वो इम्यून सेल्स के द्वारा खत्म नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर क्या मिल रहा था, पॉलीसैकेराइड की लेयर। ऐसा बताया था, ध्यान करो आप, बताया था नहीं बताया था। जिनके ऊपर पॉलीसैकेराइड की लेयर मिल रही थी वो इम्यून सेल्स के द्वारा खत्म नहीं किए जा रहे थे, और वो माउस के अंदर कौन सा डिजीज कोज कर रहे थे, निमोनिया। वायरुलेंट के अंदर पॉलीसैकेराइड नहीं था, इसलिए उसको खत्म कर दिया गया था। अब एक एक चीज के बारे में पढ़ लो आप। आपने सेल वॉल देखी, कैप्सूल देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ अपना, प्लाज्मिड है, पिली है, ये सारी चीजें आप देखो, एक एक को पढ़ते हैं डिटेल में। ये डायग्राम है, किसका डायग्राम है, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का क्या है, डायग्राम। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, स्लाइड पे एक एक को एक्सप्लेन कर। पहला यहाँ पे कैप्सूल, क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल की बात कर लेते हैं। कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, आउटर कवरिंग होती है, ठीक है ना। ये आप देखोगे किसके बाहर पाया जाता है, आउटर लेयर आपको देखने को मिलेगी। कौन सी लेयर देखने को मिलेगी बेटा, आउटर लेयर, ठीक है ना। किसके बाहर पाया जाता है, सेल वॉल के बाहर पाया जाता है। किसका बना हुआ पाया जाता है, या तो पॉलीसैकेराइड, किसका बना हुआ पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड, या फिर ये पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है। और किसका बना हुआ होगा, पॉलीपेप्टाइड। दो ही चीजें होंगी। क्या काम करता है बेटा, ये इम्यून सेल से बैक्टीरिया को बचाता है। किससे बचाता है, इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स जानते हो, जानते हो इम्यून सेल्स, ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम इम्यून सेल। इम्यून सेल से क्या करता है, बचाता है। अब इम्यून सेल की बात क्या आ गई, इम्यून सेल जानते हो, इम्यून सेल्स बॉडी के अंदर होती है। इम्यूनिटी पावर जो होती है ना, आप बोलते हो इम्यूनिटी पावर, ऐसे बोलते हैं ना, किसी की इम्यूनिटी पावर कम है, किसी की ज्यादा है। तो इम्यून सेल्स में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, बहुत सारी सेल्स होती है जो बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। अब जैसे बैक्टीरिया, मान लो मैं हूं, मेरे अंदर बैक्टीरिया आया, ठीक है ना, क्या आया, बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है, क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल। कैप्सूल किसका बना हुआ है, या तो पॉलीसैकेराइड का या पॉलीपेप्टाइड का। जैसे वो बैक्टीरिया मेरे अंदर आता है और मेरे अंदर आएगा, तो मेरी जो सेल्स होती है ना बेटा, जो मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है, जो डिजीज से मेरे को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट, उन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, इम्यून सेल्स। उनको लगा कि कोई बैक्टीरिया आ गया है बाहर से, कोई क्या आ गया है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि बाहर से कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आया है,
वो क्या करती है, वो एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्टिव। एक्टिव का मतलब ऐसे अपना जाल बिछा लेते हैं, किस तरीके से इसको मारना है, खत्म करना है, इसको खत्म करना है भी, क्योंकि अगर ये बॉडी में रहेगा तो ये डिजीज कोई ना कोई कोज कर देगा। अब बैक्टीरिया बेचारा बड़ा साथी रहे, उसने अपने ऊपर क्या लगा रखा है, कैप्सूल। अब कैप्सूल बेटा पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, इससे इम्यून सेल को पहचानना, मतलब पहचानने में प्रॉब्लम होती है, पहचान नहीं सकती उसको। उसको लगता है कि ये पॉलीसैकेराइड तो अपनी ही बॉडी का कोई ना कोई मॉलिक्यूल है, इसलिए उसको पहचान नहीं पाती, और पहचान नहीं पाती उसको छोड़ देंगी, और छोड़ देंगी तो वो बैक्टीरिया अंदर ही अंदर कोई ना कोई क्या कर देगा, डिजीज कोज कर देगा। तो इम्यून सेल्स जो होती है, ये जो कैप्सूल है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, किससे, इम्यून सेल से, और जनरली प्रोटेक्शन का भी काम करता है। किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे जो बैक्टीरिया सभी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कैप्सूल देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ऑर्गेनल कंप्लीट हुआ। दूसरा होता है सेल वॉल। क्या है, सेल। सेल वॉल की बात करेंगे बेटा, सेल वॉल का काम भी प्रोटेक्शन का है। किसका काम है, प्रोटेक्शन का। प्लस ये शेप को भी मेंटेन करके रखती है, शेप एंड साइज को क्या करके रखती है, मेंटेन। जैसे प्लांट के ऊपर सेल वॉल मिल रही है, प्लांट की साइज एक फिक्स शेप में है या नहीं है। एनिमल के ऊपर क्या सेल वॉल पाई जाती है, नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती ना। ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल मिल रही है, तो बैक्टीरिया को एक फिक्स शेप मिल रही है, फिक्स शेप उसको प्रोवाइड की जा रही है। ये जो बैक्टीरिया की शेप है ना बेटा, इस तरीके की आपको मिल रही है, वो किसकी वजह से मिल रही है, सेल वॉल की वजह से। किसकी वजह से मिल रही है, सेल। सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करती है, एक पर्टिकुलर शेप और साइज क्या करती है, प्रोवाइड करती है सेल को। साथ ही किसकी बनी हुई पाई जाती है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई पाई जाती है, ध्यान रखना। या फिर मुरामिक एसिड, मुरामिक एसिड। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। या तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई पाई जाती है, किसकी बनी हुई पाई जाती है, मुरामिक एसिड की, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे प्लांट की बात करोगे, प्लांट के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की बनी रहती है बेटा, फंगस के अंदर काइटिन की बनी हुई पाई जाती है। बट बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, प्रोकैरियोटिक के ऊपर जो सेल वॉल मिल रही है वो किसकी बनी हुई पाई जाती है, या तो पेप्टाइडोग्लाइकन या किसकी पाई जाती है, मुरामिक एसिड। ठीक है, अब आप देखोगे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। ऐसे तो कई इनकी वो है, क्लास छोटी छोटी बना रखने की जो श्रेणी बना रखी है। बट आप देखते हो जो स्टेनिंग करते हैं ना बेटा, स्टेनिंग एक मेथड होती है, ग्राम स्टेनिंग। क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग जब करते हैं तब आप देखोगे, ग्राम स्टेनिंग जब हम करते हैं तो हमें दो प्रकार के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एक होते हैं बेटा ग्राम पॉजिटिव, और दूसरे कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों की मेम्ब्रेन बेटा, दोनों की ही मेम्ब्रेन जो होती है ना, सेल वॉल, वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी हुई पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई पाई जाती है। ठीक है, ये जो ग्राम पॉजिटिव होता है बेटा, इसमें थिन होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर कैसी होती है बेटा, थिन, पतली होती है। कैसी होती है, पतली। और जब हम इनको ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, पर्पल कलर के। पर्पल जब बैंगनी कलर के आपको दिखाई देते हैं। तो जब बैक्टीरिया की हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, डाई होती है बेटा, डाई प्रोसेस फॉलो होती है, उनसे हम इनको स्टेनिंग करते हैं ना, तब आप देखोगे हमें दो प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन तो होगा, बट वो पतली लेयर के फॉर्म में होगा। और कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी सेल वॉल कैसी होगी, मोटी लेयर की देखने को मिलेगी। बनेगी वो पेप्टाइडोग्लाइकन से, बट किसी बैक्टीरिया के अंदर पतली होगी, किसी के अंदर क्या होगी, मोटी। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वहां पे लेयर कैसी होती है बेटा, थिन। सेल वॉल की जो लेयर है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, वो कैसी होती है, थिन। और ये कैसे दिखाई देते हैं, पर्पल कलर के। ग्राम नेगेटिव के अंदर देखोगे थिक लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, थिक। थिक का मतलब मोटी। और कैसे कलर के दिखाई देते हैं आपको, पिंक का है। हाँ सॉरी, सही कर लो बेटा, ये लो थिन, और इसको कर लेना थिक। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया होगा मुझे, उसके लिए माफ कीजिएगा। ठीक है, तो जब स्टेनिंग करते हैं तो कितने बैक्टीरिया देखने को मिलता है, क्या हुआ, कितने बैक्टीरिया मिलते हैं, दो प्रकार के, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, दोनों की ही मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। बट फर्क इतना है कि एक ग्रुप के अंदर आप देखोगे आपको थिन लेयर देखने को मिलेगी, थिन सेल वॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक के अंदर आपको कैसे देखने को मिलेगी, थिक देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है बात। तो सेल वॉल का काम क्या है बेटा, प्रोटेक्शन करना है। दूसरा काम है शेप एंड साइज को मेंटेन करना है। किसकी बनी हुई पाई जाती है, या तो पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर मुरामिक एसिड की। ठीक है, ये बात क्लियर, हटाओ स्लाइड को।
अगला देखो, आवाज नहीं, इधर देखो सारे के सारे। अगला कौन सा है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या देखने को मिल रही है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें हम प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो ये किसकी बनी हुई पाई जाती है, फोस्फोलिपिड्स की। किसकी बनी हुई होती है बेटा, फोस्फोलिपिड्स। जानते हो फोस्फोलिपिड, जानते हो, जानते हो क्या? अच्छा लिपिड जानते हो, लिपिड किससे बनते हैं, लिपिड किससे बनते हैं लिपिड, जोर से बोलो जिसको बोलना है। देखो बेटा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई पाई जाती है, फोस्फोलिपिड्स की। आपको ऐसे देखोगे, ऐसे इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे होती है, नहीं होती, ऐसी आपको क्या देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेटा आप देखोगे लिपिड्स, बेटा आप देखोगे ग्लिसरॉल होते हैं प्लस फैटी एसिड, दोनों मिलकर लिपिड्स बना रहे होते हैं, ठीक है ना। फोस्फोलिपिड में बेटा एक फंक्शनल ग्रुप फोस्फेट आ जाता है, इसलिए इनको बोला गया फोस्फोलिपिड्स। ऐसे एक होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर एक ग्रुप क्या आ जाता है, सुगर, इसलिए इनको बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फोस्फोलिपिड्स, एक ग्लाइकोलिपिड्स। बट हम बैक्टीरिया की जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आवाज है, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई पाई जाती है, फोस्फोलिपिड्स, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल होती है, सेमी मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल बोल सकते हो आप। कैसे बोल सकते हो, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली का मतलब समझते हो, कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि ये अपने आर पार जो मॉलिक्यूल्स को निकालेगी ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स को भेजेगी, तो सेलेक्ट करती है कि इसको किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली का मतलब सेलेक्ट, जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इधर सेल का इंटीरियर है और इधर कौन सा है, एक्सटीरियर, ठीक है, मतलब इधर साइटोप्लाज्म है और ये वाला सेल का बाहर का रीजन, ठीक है। अब इसको कुछ मॉलिक्यूल्स को भेजना है, क्या करना है, भेजना है, या तो अंदर से बाहर भेजेगी या बाहर से अंदर भेजेंगे, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट भी पड़ेगी। तो जब ये मॉलिक्यूल्स को भेजेगी ना, यहां से जैसे मान लो अंदर से बाहर भेज रही है, तो ये सेलेक्ट करती है कि उसको कौन से मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजना है, ठीक है ना, कौन से मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, अंदर भेजना है। साइज भी डिपेंड करेगा बेटा और चार्ज भी क्या करेगा, डिपेंड। अगर चार्ज मॉलिक्यूल है उसको तो नहीं भेजेगी, टाइम लगेगा उसको जाने में, अनचार्ज है तो उसको भेज दिया जाएगा। ऐसे टाइम तो सेलेक्ट करती है मॉलिक्यूल्स को भेजने के लिए, क्या करती है, सेलेक्ट। तो उसको आप क्या बोलते हो, सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या काम करती है ये, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को आप देखोगे सेल वॉल से अलग करने का क्या करती है, काम, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म है वो अलग रहेगा, सेल वॉल से अलग रहेगा, उनके बीच में क्या बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री से साइटोप्लाज्म अंदर की साइड और सेल वॉल बाहर की साइड, ठीक है। तीन बातें ध्यान रखना है, फोस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, और ये साइटोप्लाज्म को सेल वॉल से क्या करके रखती है, सेपरेट करके रखती है। इसके थोड़े थोड़े फंक्शन आपको याद रखने, कितने पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है।